नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और आप देख रहे हैं नया सवेरा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है अगले 1 घंटे, जहां बात होगी प्रमुख खबरों की। जी हां, महाराष्ट्र का संक्षोभ खत्म हो गया है, लौट आया है समुद्र और देवेंद्र, सरिता, गंगाधर राव फडणवीस लेने वाले हैं महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज पद और गोपनीयता की शपथ। साथ ही साथ कैसे रहने वाला ये समारोह आपको बताएंगे। इसके साथ साथ खबरें और भी होंगी। संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। गतिरोध के बाद अब संसद की कार्यवाही जो है पटरी पर लौट आई है। आज कौन कौन से जनहित और लोकहित के विधायी कामकाज हैं जो सूचीबद्ध है, वो आपको पूरी तरीके से विश्लेषण के साथ बताएंगे। इसके साथ साथ बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां फ्रांस की राजनीति पर छा रहे हैं संकट के बादल, क्योंकि विश्वास मत नहीं जीतने पर फ्रांस के प्रधानमंत्री माइकल मिशेल बार्नियर की सरकार जो है वो उस पर संकट के बादल इस समय छा रहे हैं। बताएंगे आपको क्यों छा रहे संकट के बादल। इसके साथ साथ खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। अखबारों की सुर्खियों से भी आपको कराएंगे रूबरू, बताएंगे आपको मौसम का हाल भी। चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर में एक नए कोर्ट परिसर का करेंगे उद्घाटन। भुवनेश्वर में ही ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस सीएम के रूप में लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। संसद के दोनों सदनों में आज होंगे कई अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 तो राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 2 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच रहे हैं भारत। प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एक्ट के खिलाफ अदालत में दायर की गई कई याचिकाएं एक्ट को अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग। और नया सवेरा की इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से और जानते हैं कि आज क्या क्या गतिविधियां रहने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। अपने दौरे की तीसरे दिन आज राष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही वो भुवनेश्वर में नए न्यायिक अदालत परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरा और दौरे के तीसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसमें वे भुवनेश्वर के नए कोर्ट परिसर का उद्घाटन करने वाली हैं। आपको बता दें इस समय राष्ट्रपति ओडिशा के दौरे पर हैं और आज उनका तीसरा दिन है, जहां कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। आपको साथ ही साथ बताते चले कि ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय यात्रा पर हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा दौरे का तीसरा दिन है और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके आज भी होने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसका आज है 8वां दिन। संसद के दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधेयक पर चर्चा होनी है और कई पारित किए जाने हैं। लोकसभा में आज रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पारित किए जाने के लिए पेश किया था। विधेयक के माध्यम से आपको बता दें कि रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उच्च सदन की, यानी कि राज्यसभा की, जहां आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण और साथ ही उससे संबंधित मामलों में परिवर्तन का प्रस्ताव है।
इससे पहले कल राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर बयान दिया था और बायलर विधेयक 2024 को चर्चा के बाद पारित कर दिया था। आज इस विधेयक से जुड़ी जानकारी को लोकसभा के महासचिव लोकसभा में साझा करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अहम पत्र पेश किए जाएंगे और साथ ही दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आज है 8वां दिन और कई लोकहित और जनहित से जुड़े विधायी कामकाज आज भी सूचीबद्ध है। आइए अपने संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जो पार्लियामेंट कवर करते आ रहे हैं उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, आपसे आज की अपडेट लेना चाहेंगे। लग रहा है कि गतिरोध के बाद संसद की कार्यवाही की जो पटरी है वो लौट आई है और संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है, विधायी कामकाज आगे बढ़ रहा है। अगर आज के कामकाज की बात करें तो आपदा प्रबंधन विधेयक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक माना जा रहा है। इसके अलावा कल रेल संशोधन बिल पर चर्चा हुई, आज भी वो जारी रहेगी। इसके अलावा और क्या क्या होने वाला है आज संसद के दोनों सदनों में? देखिए, जब भी संसद का एक सत्र के दौरान नया दिन होता है तो एक सूचीबद्ध कार्रवाई होती है, जिसमें आपने चर्चा की कि विधायी कामकाज होना है, प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब होने हैं। लेकिन जब प्रश्नकाल होता है लोकसभा में 11 से 12 बजे के बीच, उसके बाद 12 बजे शून्यकाल होता है। उसमें हम देखते हैं कि तमाम मुद्दों को विपक्ष और सत्ता के जो सांसद हैं वो उठाते हैं। कोई अपने संसदीय क्षेत्र का मुद्दा उठाता है, कोई जनहित से जुड़ा मुद्दा, देश में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता है। हमने देखा कि जब गतिरोध खत्म हुआ तब संभल का मुद्दा अखिलेश यादव ने उठाया था। कल भी तेजस्वी सूर्या ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी। तो जब अब गतिरोध खत्म हुआ है तो नए सांसदों को, अनुभवी सांसदों को या फिर सत्ता और विपक्ष के जो प्रमुख नेता है उनको मौका मिल रहा है शून्यकाल में अपनी बात रखने का, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। कल राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति ने एक नाराजगी भी जाहिर की कि शायद उन जो विपक्षी दल है वो स्कोर पॉइंट करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, इस तरह की भी टिप्पणी की। हमने देखा कि सुचारू रूप से कल लोकसभा चली और लंच को भी स्थगित कर दिया गया। यानी कल लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बीते हफ्ते काफी दिन बर्बाद हुए हैं संसद की कार्रवाई के, तो आज उसकी एक भरपाई करने की कोशिश की गई थी। जब हमने देखा कि कल दोपहर का भोजन जो अवकाश होता है 1 घंटे का, वो नहीं दिया गया और लगातार संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई चली, विधायी कामकाज आगे बढ़ा। रेलवे संशोधन जो विधेयक है उस पर खूब चर्चा हुई। आज संभवतः केंद्रीय रेल मंत्री उसका जवाब देंगे और वो विधेयक पारित हो जाएगा। कल बॉयलर विधेयक भी पारित हो गया संसद में, हमने देखा एक सदन से, और जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। आज भी कई विधायी कामकाज सूचीबद्ध है। अब देखना होगा कि विपक्षी दलों की क्या रणनीति होती है, क्योंकि संसद के भवन के जो मकर द्वार गेट पर जो 2 दिन से प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों का, हालांकि उसमें समाजवादी पार्टी और टीएमसी शामिल नहीं हो रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कल इस बात का आग्रह किया और दोबारा चेताया कि कई सांसदों को सदन जब 11 बजे से चलना होता है अंदर आने में दिक्कत होती है, खासतौर पर महिला सांसदों ने शिकायत की है लोकसभा अध्यक्ष से, और उस गेट को बाधित ना किया जाए प्रदर्शन के लिए, ये हिदायत लोकसभा अध्यक्ष ने दी थी। तो अब देखना होगा कि आज क्या रवैया होता है विपक्षी दलों का, जब लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर ये सदन के अंदर बात कही है। तो निश्चित तौर पर सूचीबद्ध काम तो है ही और शून्यकाल पर भी नजरें रहेंगी। बिल्कुल शैलेंद्र, इसके साथ साथ हमने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का लगातार 2 दिन भारत चीन संबंधों पर बयान सुना। पहले उन्होंने लोकसभा में बयान दिया, उसके बाद राज्यसभा में बयान दिया, और जिस तरीके से भारत और चीन संबंधों में लगातार किस तरीके से आगे प्रगति हो रही है या संबंध आगे कैसे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा जानकारी उन्होंने साझा की है। लेकिन निश्चित तौर पर कल राज्यसभा में और उससे पहले लोकसभा में बहुत स्पष्ट तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो भी वस्तुस्थिति थी और जो भी एक तरह से कहें कि मुद्दे थे चीन के साथ, हमने देखा एलएसी पर, उसको लेकर अपनी बात उन्होंने कही और बताया कि जो भी बातचीत हो रही है उसमें जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, जो राष्ट्रीय हित है, वो सर्वोपरि है। और निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि अगर बीते वर्षों में देखें तो भारत और चीन संबंधों में एक तल्खी आई थी, लेकिन अब उसमें वो तल्खी दूर होते हुए दिखाई दे रही है, जब हमने देखा है कि कई दौर की बातचीत हुई है, दोनों देश महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक तरह से एग्री भी हुए हैं और पहल हुई है दोनों तरफ से।
तो उसकी पूरी एक सिलसिलेवार तरीके से जानकारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन को दी। और जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है और हम देखते हैं कि कई बार विपक्षी सांसद भी, कई बार बड़े नेता भी ये अनुरोध करते हैं सरकार से कि सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से एक बयान होना चाहिए सदन के अंदर और पूरी वास्तविक जानकारी देश की जनता को मिलनी चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है सीमा पर, या फिर कोई अन्य मुद्दा हो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो। तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि विदेश मंत्री का जो ये बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि जिस बात की चर्चा सत्ता पक्ष करता रहता है कि जब संसद चलती है तो विधायी कामकाज भी होता है, महत्वपूर्ण नेता अपनी बात भी रख सकते हैं शून्यकाल में, और जब जरूरत होती है या फिर कोई मांग होती है तो सरकार के मंत्रियों का बयान भी होता है। तो अब जब संसद में गतिरोध एक तरह से देखें मोटे तौर पर खत्म है, सदन चलाने को लेकर सहमति है। हालांकि विपक्ष अपने मुद्दे उठा रहा है, संसद भवन ने परिसर में प्रदर्शन कर रहा है, अंदर भी हमने देखा कल राज्यसभा में कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश की, शून्यकाल में कई है, लेकिन जो गतिरोध है वो खत्म हो चुका है। उसका एक असर दिखा है कि दोनों सदनों में प्रश्नकाल हुए। कल रेल मंत्री ने कई सवालों के जवाब दिए, जब उन्होंने उड़ीसा से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि कितना अधिक आवंटन हुआ है। जी बताएं शैलेंद्र, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमने देखा कि गतिरोध तो खत्म हो गया, लेकिन गतिरोध खत्म होने की बड़ी वजह थी संविधान पर चर्चा होना। अब संविधान पर चर्चा भी सूचीबद्ध की गई है। दोनों सदनों में कौन कौन सी तारीखों को संविधान पर चर्चा की जाएगी? देखिए, अगले हफ्ते ये चर्चा सूचीबद्ध है 13 और 14 दिसंबर। उसके बाद एक दिन छोड़कर अगले 2 दिन राज्यसभा में चर्चा होनी है। तो ये विपक्षी दलों ने एक मांग की थी कि संविधान विषय पर चर्चा होनी चाहिए, और हमने देखा कि उसको लेकर बड़े आरोप प्रत्यारोप या राजनीति भी हुई थी। सत्ता पक्ष हमेशा ये कहता रहा था कि वो किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार है। फिर एक प्रतिनिधिमंडल मिला लोकसभा अध्यक्ष से कि संविधान विषय पर चर्चा होनी चाहिए विपक्षी दलों का, और उसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने पहल की थी गतिरोध खत्म करने को लेकर, तब ये तारीख तय हुई कि 2 दिन तक चर्चा होगी, और उस पर सत्ता और विपक्ष के लोगों ने एक सहमति जताई। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से नजरें रहेंगी इस सत्र के दौरान जब संविधान विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि ये अपने आप में देखे तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बीते कुछ महीनों में कहे कि संविधान एक ऐसा विषय बनता जा रहा है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण है। जी शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी, उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से जो भी आज विधायी कामकाज सूचीबद्ध है उनको कैसे आगे बढ़ाया जाता है दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारी के साथ आपका धन्यवाद। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मी पुनः आले मराठी शब्द है, इसका अर्थ है मैं फिर आ गया हूं। जी हाँ, समुंदर जो है वापस लौट आया है। आप समझ गए होंगे हम क्या बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होने वाला है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना और एनसीपी के उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र भी सौंप दिया। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज है, और महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद 23 नवंबर को जब चुनावों के नतीजे घोषित हुए थे जिसमें महायुति ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था, उसके बाद आज वो दिन आ गया है। यानी कि आज जो तारीख है 5 दिसंबर, वहां होने वाला है देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण समारोह, और साथ ही साथ क्या उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे और साथ ही साथ मंत्रिमंडल कैसा होने वाला है। मुंबई से हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए योगेश का सीधा रुख करते हैं। योगेश,
हर तरफ एक ही नारा, देवा भाव आला रे। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आज बेहद ही ऐतिहासिक दिन रहने वाला है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि लगातार जो संशय बना हुआ था वो आज खत्म हो गया है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे योगेश कि उप मुख्यमंत्री तौर पर अजीत पवार का नाम तो साफ नजर आ रहा है, क्या एकनाथ शिंदे के नाम पर भी मोहर लग गई है? गुड मॉर्निंग भावना। देखिए, उप मुख्यमंत्री पद की जहां तक सवाल किया, तो मुझे लगता है मैं कुछ बोलने से अच्छा है मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। वो देखिए, हम इस वक्त सीएसटी के पास हैं, सीएसटी के बाहर है, और वहां पे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें कि एक बैनर लगा है, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री। इस तरीके के बैनर जो हैं पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त लगे हुए हैं। और जहां पे हम खड़े हैं वहां से मुश्किल से 100 मीटर दूर जो है आजाद मैदान है, जहां पर शपथ ग्रहण का समारोह है। तो ये चीजें साफ है, स्पष्ट है कि एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री का जो फॉर्मूला है, का जो सूत्र है, उसी के आधार पर यह सरकार चलेगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और बाकी जो दो उनके सहयोगी हैं, जो एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार और शिवसेना के जो नेता है एकनाथ शिंदे, ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। तैयारियों की जहां तक बात करें, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो आपको दिखाएं कि ये जो व्यू आप देख रही हैं पूरा, एक्चुअली मुंबई पुलिस ने बेसिकली एक एडवाइजरी जारी की है आज के लिए, क्योंकि कई सारे वीआईपी जो है, वीवीआईपी जो है वो आज आने वाले हैं यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में। साधु संत हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कई सीनियर डिग्निटरीज हैं, विपक्ष के नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं। तो उसके लिए जो है एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत कई सारे रास्ते को बंद किया गया है, यानी कि रूट बदला गया है। बेसिकली लोगों से ये कहा गया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि निजी वाहनों से प्रवास रोक सके, ताकि क्योंकि कई जगह जो पार्किंग की सुविधा है उसको भी आज के लिए रोकी गई है। तो कुल मिलाकर तैयारियां अच्छी की गई हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आजाद मैदान में। तो कुल मिलाकर यहाँ तैयारियां अच्छी की गई हैं। और जो आज है उसके बाद जो है ये जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके बाद इमीडिएट कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले जो है, जो कि सरकार तुरंत आती है तो कुछ फैसले वैसे लिए जाते हैं, तो वो फैसले जो है वो भी लेंगे। उसके बाद 7 से 9 जो है वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये सब जो है सूचनाएं जो है सूत्रों के हवाले से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होने वाला ये शपथ ग्रहण, कितने बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और आजाद मैदान को किस तरीके से तैयार किया गया है? कितने हजार लोग इस शपथ ग्रहण को देखने, शिरकत करने के लिए वहां पहुंचने वाले? देखिए, इस वक्त चूंकि सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन का काम चला, इसलिए मैं आपको आजाद मैदान के अंदर का व्यू इस वक्त नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम आपको अंदर दिखाएंगे कि किस तरीके से 3 मंच बने हैं। एक मंच जो है वो साधु संतों के लिए बना है, एक पे कल्चरल इवेंट जो है वो भी वहां पे होगा, और बाकी जो एक मंच है जिसपे कि प्रधानमंत्री और बाकी जो सीनियर डिग्निटरीज है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री या विपक्ष के नेता जो है वो वहां पे आएंगे। तो उस तरीके का कार्यक्रम जो है यहाँ पर है। समय की बात करें, 5:30 का समय है। जो विद्वान है, जो साधु संत हैं, जो इस चीज की जानकारी रखते हैं, उनके मुताबिक 5:57 को कोई शुभ मुहूर्त है, जिसके तहत जो ये पूरा समय रखा गया। तो काफी सोच विचार के, समझदारी के साथ जो है, ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ये समय रखा गया है। आप ये मान के चले कि 5:30 बजे का कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। हालांकि जो आगंतुक है, जिनको की आमंत्रण कार्ड दिया गया है, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो थोड़ा 2 घंटे के पहले ही आ जाए, ताकि उनको किसी तरह के आने में असुविधा ना हो। क्षमता की जहां तक बात करें, 40,000 लोगों की क्षमता की बात की जा रही है, जिसमें कि पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, लाडली बहन होंगी, क्योंकि लाडली बहन योजना थी, उसको लेकर माना जा रहा था कि उस योजना ने निर्णायक असर जो है वो मतदाताओं पर डाला था। तो बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो भी यहां पर आएंगी। कई सारे योजना के लाभार्थी, जो कि राज्य सरकार की योजना रही है उसके लाभार्थी जो हैं वो भी यहां पर आएंगे। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राज्य से आएंगे। तो कुल मिलाकर आप समझ के चलिए कि 40,000 का जो बात जो है वो कही जा रही है, उसके लगभग जो है वो लोग यहाँ पर आएंगे। जी योगेश, इसके साथ साथ आइए अब बात कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक सफर की भी। मी पुणे आले, यानी कि मैं फिर आ रहा हूँ, समंदर वापस लौट रहा है, ये कहना था देवेंद्र फडणवीस का, जब 80 घंटे के लिए वे सिर्फ मुख्यमंत्री रहे थे और विपक्ष ने बहुत तीखे उन पर प्रहार भी किए थे। उसके बाद उन्होंने ये शायरी की थी और आज ये शायरी हकीकत में तब्दील होती आ रही है। बीजेपी के सबसे मजबूत ब्रांड बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। और अगर चुनाव की रणनीति के बारे में बात की जाए तो ज़मीनी तौर पर उन्होंने काम किया है। कैसा रहा है राजनीतिक सफर, संक्षेप में?
देखिए, मैं आपको संक्षेप में देवेंद्र फडणवीस की जो चीजें काफी वायरल हो रही है, जो उन्होंने कहा था कि मैं समुद्र हूँ, अगर पानी घटे तो किनारे पे घर नहीं बसा लेना क्योंकि मैं वापस आऊंगा। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र और मुंबई का जो तटीय क्षेत्र है, इस तरीके की प्रोज जो कविताएं होती है बेसिकली पोएट्री के लिए जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी ने यहीं पे मुंबई के ही तट से कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने मुंबई में ही कहा था। और 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्ति थी, हर जगह बैनर पे लगाई गई थी। और इसका बार बार जिस तरीके से अभी देवेंद्र फडणवीस की जो आप कॉपलेट बता रहे हैं, जिसका बार बार वायरल हो रहा है, जिक्र हो रहा है, डिट्टो यही सिचुएशन हूबहू तब था, क्योंकि तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। ये काफी जो अटल बिहारी वाजपेयी जब अपने पॉलिटिकल चीजों में काफी अप्स एंड डाउन फेस कर रहे थे, काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए हुआ था, लेकिन बाद में जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा का पूरा एक तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी किस स्वरूप में देश को रूल कर रही है, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने यह चीज कही थी जब बीजेपी काफी ढलान पर थी। अगर आप देवेंद्र फडणवीस को देखें, बात यहां तुलना की नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप साहित्य की बात करें तो साहित्य और राजनीति काफी क्लोज माना जाता है। कहते हैं जब रामधारी सिंह दिनकर और एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब जवाहरलाल नेहरू सीढ़ी से थोड़ा गिरने लगे थे तो दिनकर ने उनको पकड़ा था और दिनकर ने तब कहा था कि जब भी राजनीति गिरेगी साहित्य ही उनको सहारा देगा। साहित्य से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमेशा से जुड़ा हो रहा है। आपको कई सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दिख जाएंगे जो कि पहले या तो पत्रकार रहे, या तो शिक्षाविद रहे, या तो किसी क्षेत्र में रहे जो कि एकेडमी से जुड़ा हुआ हो। देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें, पढ़े लिखे हैं, लॉ किया है उन्होंने, पॉलिटिकल उनका अगर आप देखें तो आरएसएस से शुरू से जुड़े रहे हैं। काफी जो वैल्यू, जो नैतिक चीजों, नैतिक मूल्य की जो बात करते हैं उसको प्रमुखता से देते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में उतना ही उनका जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आप पूरे सफर को देखेंगे तो बहुत संक्षेप में मैं आपको यही कह सकता हूं कि गागर और सागर वाली जो स्थिति है वो देवेंद्र फडणवीस के अंदर है, क्योंकि जिस स्थिति से वो गुजरे थे 2019 से लेकर 2024 के बीच का आप अंतराल देख लें, काफी उठापटक, काफी आरोह अवरोह, ढलान पे वो रहे, बावजूद इसके पार्टी उनके साथ रही, वो पार्टी के साथ रहे। और कहीं ना कहीं इसी सब का नतीजा है कि आज इतना अच्छा दिन जो है देवेंद्र फडणवीस को देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सारे कार्यकर्ता आज काफी उत्साहित हैं आज। जी, साथ ही साथ सारे चक्रव्यूह तोड़ अभिमन्यु का उदय हो रहा है आज, और तीसरी बार मुख्यमंत्री तौर के पद पे शपथ लेने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस। इसके साथ साथ 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर भी शपथ लेंगे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। इसके साथ साथ योगेश, आइए अब बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल की भी। क्या 22-12-10 का ही रेशो रहने वाला है? सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, मंत्रिमंडल की बातों को अभी तक फिलहाल मीडिया के सामने डिस्क्लोज नहीं किया है, गोपनीय ही रखा गया है। लेकिन जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जो शिवसेना के नेता पहले थे, क्योंकि 2022 में जब पार्टी बटी तो पार्टी जब एकनाथ शिंदे के खेमे में जो लोग आए, जो कि पहले उद्धव ठाकरे के खेमे में थे, वो सब ऑलरेडी मंत्री थे। उनमें से कई सारे विधायक थे जो ऑलरेडी मंत्री थे। उदय सामंत को ले लीजिए, दादा भूसे को ले लीजिए, कई सारे जो है वो ऑलरेडी पहले मंत्री थे। तो ये कोशिश है कि उनको वापस वो मंत्री पद जो है वो दिया जाए, या तो उससे समकक्ष जो मंत्री पद वो दिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, 132 बहुत बड़ी सीट है। शिवसेना का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, क्योंकि जब शिवसेना अनडिवाइडेड थी 2019 की बात, तब 56 या 57 सीटें जो है तब आई थी, और इस बार फिर उतनी ही सीटें आई है तब जब शिवसेना बिल्कुल डिवाइड हो चुकी है। आप कह सकते हैं तो शिवसेना की पूरी विरासत जो है एक मोहर लग गया है। लेकिन मंत्रिमंडल में शिवसेना और अजीत पवार, इन दोनों का दखल भी सम्मानजनक स्थिति में होगा, क्योंकि अभी तक का जो समन्वय रहा है, जो प्रेस वार्ता में जो बॉडी लैंग्वेज रहा है, जिस तरीके की शैली में वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे हर समय यही कह रहे हैं कि जो पार्टी का नेतृत्व उनको कहेगा वो उसको मानेंगे। शिवसेना के लिए पार्टी का नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है। तो जिस तरीके का समन्वय चल रहा है, ये 22-12 या 5 या 22-12 का जो आप आंकड़ा बता रही है, मुझे लगता है ये जो है पूरी तरीके से ये अटकल है। सरकार का जो स्वरूप होगा, मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा, उसमें काफी चीजें हो सकती है नई तौर पर देखने को मिले, क्योंकि जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि जो युवा नेता हैं, चाहे वो नीलेश राणे हो, पंकजा मुंडे हैं, कई सारे जो नए विधायक जो इस बार चुन के आए हैं, उनको जो है जगह दी जाए, एक नया चेहरा, नया कलेवर जो है वो भी दर्शाने की कोशिश की जाए। क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि देवेंद्र फडणवीस ने शुरू की थी 2019 में, ये चीजें फिर बाद में धीरे धीरे करके डीरेल हो गई, कुछ चीजें डिट्रैक हो गई। उनको किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, इसके लिए जो विजन है वो उनको लगता है, जो महायुति के नेता उनको लगता है नए लोगों में ज्यादा कलेवर रहेगा। तो कोशिश की जा रही है कि मंत्रालय को उस तरीके का शक्ल दिया जाए, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, जो वादे किए थे उनको वे पूरा करेंगे। और जिस तरीके से आज आप बता ही रहे कि शपथ ग्रहण के बाद एक बैठक भी होने वाली है, और आगे का कार्यकाल जिस तरीके से रहेगा वो त्वरित तौर पर उसकी कार्रवाई शुरू होने वाली है, नए चेहरों को जगह मिलने वाली है। योगेश, आपके लिए बहुत ही हलचल भरा दिन रहने वाला है आज। पल पल की जानकारी आप हमें आगे भी पहुंचाते रहेगा। फिलहाल
इन सभी बड़ी अपडेट्स के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता योगेश हमें बता रहे थे एक पोस्टर के जरिए कि पोस्टर में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री लिखे जा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस होने वाले हैं महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री और आज वो लेने वाले हैं पद और गोपनीयता की शपथ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 2 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी उनकी मुलाकात होने वाली है। आपको इस यात्रा का उद्देश्य बता देते हैं। दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और अधिक और प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण बनाना है। नया सवेरा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद होगी दिल्ली की आबो हवा पर बात। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की आबो हवा से जुड़ी खबर की। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक के गंभीर रहने की वजह से दिल्ली NCR में लागू ग्रैप 4 पर कोर्ट विचार कर सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने AQI के गंभीर स्तर को देखते हुए ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंधों को हटाने से इनकार कर दिया था। हालांकि नियमों में स्कूल की ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर छूट जरूर दे दी गई थी। वहीं ग्रैप 4 के प्रतिबंधों का AQI पर सकारात्मक असर भी देखने को मिला, जो कि दिल्ली और आसपास रह रहे लोगों के लिए अब राहत की बात है। AQI 450 और 500 के स्तर से घटकर आज सुबह 5 बजे नेहरू नगर में 249 दर्ज किया गया है। आज सुबह दिल्ली का यह सबसे अधिक AQI था। हालांकि AQI का यह स्तर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन पहले से जरूर बेहतर है। एक अच्छा वायु का गुणवत्ता सूचकांक आपको बताते थे 0 से 50 के बीच होना चाहिए। नया सवेरा में आइए अब अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जिसमें देश के कई हिस्सों में दरगाह और मस्जिद पर दावे को लेकर चल रही अदालती लड़ाइयों के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होगी। इस एक्ट के खिलाफ अदालत में कई याचिकाएं दायर हैं। इन याचिकाओं में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। 1991 में बना यह कानून कहता है कि देश में धार्मिक स्थलों में वही स्थिति बनाई रखी जाए जो आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को थी। उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई होनी है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर, जहां मुस्लिम पक्ष की कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई हैं, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कई फैसलों को चुनौती दी है। इसमें मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक मानने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही विवादित जगह पर सर्वे की इजाजत देने,
अदालत में लंबित सभी मुकदमों को हाईकोर्ट के अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के आदेश को चुनौती दी गई है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मामले पर भी सुनवाई होनी है, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर होने वाली भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दायर अलग अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट ने अपने अहम आदेश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया था कि वो आरोपी का धर्म देखे बगैर ऐसे मामलों में खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। पुलिस इसके लिए औपचारिक शिकायत दर्ज होने का इंतजार ना करे। कोर्ट ने राज्यों से कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है। और पहले बेल फिर जेल। जी हां, मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल जबरन वसूली के मामले में जमानत मिलने के बाद बालियान को मकोका में तहत दर्ज दूसरे केस में कोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में कई मामलों पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और ये मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान के भी कोर्ट में आज पेशी होगी। और आपको बता दें कि नरेश बालियान को पहले जमानत मिल चुकी है और फिर उनको फिर से गिरफ्तार किया गया है, जहां नरेश बालियान को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर आज सुनवाई होनी है। बढ़ते आगे, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोविड के दौरान PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की थी। इस योजना की शुरुआत में अब तक 1.5 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है, 12.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हो चुका है और 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हो चुकी हैं। संवाददाता अजय मिश्रू की इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान हो या फिर मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस, केंद्र की महत्वाकांक्षी PLI योजना का असर जमीन पर दिखने लगा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए सरकार ने 2020 में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की PLI योजना की शुरुआत की थी। योजना में उद्योग जगत के लिए संदेश साफ था, विश्व के लिए निर्माण कीजिए, भारत में निर्माण कीजिए। जितना ज्यादा निर्माण, सरकार की ओर से उतनी ही ज्यादा मात्रा में आर्थिक सहयोग। अगस्त 2024 तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से 10 लाख लोगों को नौकरियां मिली और कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। साथ ही 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स किया गया है। PLI स्कीम से लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश अब तक हो चुका है अगस्त 2024 तक और 12.5 लाख करोड़ का उत्पादन PLI के से जुड़ी हुई कंपनियों ने अभी तक किया है, जिसमें लगभग 10 लाख नौकरियां हमारे लोगों को मिली हैं। PLI के लिए केंद्रीय बजट से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए करीब 39,000 करोड़, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए करीब 26,000 करोड़ और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ और फार्मा सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ के इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मोबाइल का उत्पादन 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट्स तक पहुंचा, जिसमें से 5 करोड़ यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले FDI निवेश में 254% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में मोबाइल फोन का निर्यात बीते 10 साल में 1,566 करोड़ से बढ़कर के 1,28,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। साथ ही मोबाइल के आयात का आंकड़ा करीब 49,000 करोड़ से घट करके 7,600 करोड़ के करीब आ गया। PLI स्कीम की वजह से भारत का फार्मा उद्योग भी वॉल्यूम के लिहाज से अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। PLI का ही असर है कि देश में कुल फार्मा उत्पादन का 50% एक्सपोर्ट किया जाता है। विदेशी कंपनियों ने CT स्कैन और MRI मशीन के निर्माण के लिए तकनीकी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। हाल ही में फार्मा सेक्टर में PLI स्कीम के तहत 3 नई इकाइयों की शुरुआत की गई है। लोकसभा में दी गई जानकारी में फार्मा सेक्टर में PLI के लिए 55 कंपनियों का चयन किया जा चुका है। DD न्यूज के एक प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में PLI का प्रदर्शन शानदार और उम्मीद से बेहतर रहा और आगे कई सेक्टर्स को इस योजना का फायदा मिलेगा। आपने पेपरों में पढ़ा होगा, स्मार्टफोन जो सबसे पहली PLI थी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, उसकी तो कहानी ऐतिहासिक है, अंदाजे के बाहर है। संसद से आई ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल PLI स्कीम के विस्तार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। अब तक PLI स्कीम के तहत 755 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। नया सवेरा में अब वक्त हो चला है जानने का अखबारों की सुर्खियां।
अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, गुड मॉर्निंग। क्या है आज समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य सुर्खियां? गुड मॉर्निंग भावना। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस पर मुहर, तीसरी बार सीएम पद की लेंगे शपथ, विधायक दल के नेता चुने गए हैं, राज्यपाल ने किया है आमंत्रित। और साथ ही साथ आपको बताएं कि आज शपथ ग्रहण समारोह होना है शाम 5 बजे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस ने इसके बाद कहा कि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, हमें और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, लोगों ने हमसे जो उम्मीदें की है उससे पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। देखिए, यही एक परिपक्व नेता की पहचान होती है, जो जनता से किए गए वादे को बताती है कि हम किस तरह से उन वादों को पूरा करेंगे। तो आज के अखबार में इस खबर को लिया गया है। एक और खबर की बात करें, हरिभूमि अखबार ने इसे अपने व्यापार पेज पर प्रकाशित किया है और बताया कि नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने बुधवार को कहा कि ऊंचा शुल्क लगाने की ट्रंप की घोषणा से भारत के लिए पैदा होंगे अवसर। साथ ही साथ ट्रंप ने चीन समेत 3 व्यापारिक साझेदारों पर जो घोषणा की थी लगाम लगाने की, उसको लेकर के ये बात कही गई है। अमेरिका को निर्यात 77.51 अरब डॉलर भारत करता है, हम सभी जानते हैं। भारत को टैरिफ किंग करार दिया गया था। सीईओ ने बताया कि अक्टूबर 2020 में भी भारत को टैरिफ किंग करार दिया गया था। तो अलग अलग कॉलम के साथ इस खबर को प्रकाशित किया गया है। एक और खबर की बात करें, यह है परिवहन विभाग से जुड़ी हुई खबर और जागरूकता के कॉलम के साथ जनसत्ता अखबार ने इस खबर को आज प्रकाशित किया है और बताया है कि 2 माह में सबसे अधिक बिजली चालित कारें बिकी है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें, नोएडा के, तो पूरे साल में अक्टूबर नवंबर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की बिक्री हुई है। ऑटोमोबाइल जानकारों का भी मानना है कि हाइब्रिड कारों की परिचालन लागत इलेक्ट्रिक वाहनों के मुकाबले कम होती है और इसके लिए हाइब्रिड कारों पर लोगों का रुझान बढ़ा है। परिवहन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल जनवरी की तुलना में अक्टूबर में बिक्री 3 गुना बढ़ी है। तो इस खबर को आज प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण अखबार की बात करते हैं। जागरण विशेष कॉलम में एक खबर प्रकाशित है और जो बताती है कि अब रिपोर्ट का इंतजार नहीं, खाद्य पदार्थों में हानिकारक बैक्टीरिया की 1 मिनट में पहचान हो सकेगी। जी हां, पेट से संबंधित कई बीमारियों के लिए खाद्य पदार्थों में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया कैसे हैं, कितने हैं और हमें वो चीज़ खानी है या नहीं खानी है? तो ये लैब में कम समय में परीक्षण हो सकेगा, इन सैंपल की जांच हो सकती है ताकि आप बैक्टीरिया से बच सकते हैं। चलते चलते एक और खबर का रुख कर लेते हैं जो बताती है कि बच्चे तो बच्चे, अभिभावकों को भी मोबाइल की लत लग चुकी है। जी हाँ, माता पिता और बच्चों का मजबूत रिश्ता बनाने में स्मार्टफोन जो है वो बाधक बन रहे हैं। अभिभावक 5 घंटे और बच्चे 4 घंटे रोज मोबाइल पर समय बिताते हैं। 76% अभिभावक और 71% बच्चे नहीं रह सकते स्मार्टफोन के बिना। तो ये एक खबर आज प्रकाशित है दैनिक जागरण अखबार में, जो बताती है कि स्मार्ट मोबाइल का किस तरह से उपयोग बढ़ रहा है। तो केवल बच्चे ही नहीं बल्कि अभिभावक भी इसे लगातार इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता एक खबर बताती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो अखबारों में ये प्रमुख हेडलाइंस के साथ खबरें प्रकाशित हैं। बिल्कुल संध्या, तो तमाम अखबारों की खबरों यानी कि विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से। आप देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का आज विस्तार होने वाला है। राज्य स्थित राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज दोपहर करीब 12 बजे नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ साथ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर को भी शपथ दिलाई जाएगी। तय फॉर्मूले के अनुसार झामुमो, कांग्रेस और राजद कोटे के मंत्री हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन की घटक भाकपा माले सरकार में शामिल नहीं होगी। गौरतलब है कि 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली थी। झारखंड में 2 चरणों में हुए चुनाव में 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा में इंडी गठबंधन को 56 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। झामुमो को 34 जबकि कांग्रेस को 16 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली। वहीं राजद ने 4 और भाकपा माले ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। साथ ही साथ आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 9 से 12 दिसंबर तक बुलाया गया है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से। फ्रांस में आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई। देश के बिगड़ते हालात को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो देश को संबोधित करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के नेशनल असेंबली में विपक्षी सांसदों द्वारा लाए गए अविश्वास मत को हारने के बाद मिशेल बार्नियर सरकार गिर गई है। अफगानिस्तान में एड्स के 200 नए मामले की पुष्टि हुई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में HIV और एड्स के लिए 8 उपचार केंद्र और 61 डायग्नोस्टिक सेंटर सक्रिय हैं और पूरे देश में पीड़ित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। नेपाल के जनकपुर में सीताराम विवाह महोत्सव की खुशियां बिखरी हुई हैं। कल 6 तारीख को विवाह पंचमी है और उससे पहले तमाम रस्में निभाते हुए भारत से तीर्थयात्रियों का एक जत्था जनकपुर पहुंचा और वहां मां सीता को 105 मीटर लंबी चुन्नी चढ़ाई गई। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए आप खबरें देख लेते हैं अर्थव्यवस्था कारोबार से जुड़ी हुई। वित्त विभाग ने मूल वेतन के मौजूदा 50% से 53% तक डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 9 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI लाइट वॉलेट लिमिट को 5,000 रुपये और प्रति लेन देन की लिमिट 1,000 रुपये तक बढ़ाया है। भारत का व्यापार 2024 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 5.45% बढ़कर $576 अरब हुआ। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को चीन +1 रणनीति के कारण पैदा हुए अवसरों का लाभ उठाने में सीमित सफलता मिली। नीति आयोग की एक और रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया जैसे देशों ने अपने विनिर्माण आधारों में विविधता लाने की इच्छुक कंपनियों को आकर्षित करने में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया।
सरकार ने डाकघर नेटवर्क के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 1013 डाकघर निर्यात केंद्र स्थापित किए। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने डिजिटल धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली 1700 से अधिक स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया। अब खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर 5वीं बार इस खिताब पर किया कब्जा। वहीं भारत ने लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया और खिताबी हैट्रिक पूरी की। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और रिंग लेरेन के बीच 8वें दौर का मैच भी रहा ड्रॉ। 8 दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4-4 के अंक। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वह विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने में होगा कामयाब। पटना में खेली जा रही 32वीं जूनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन ईपी इंडिविजुअल इवेंट के बालिका वर्ग में हरियाणा की अनुप्रिया ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं तेलंगाना के नाजिया शेख ने रजत पदक, जबकि महाराष्ट्र की माही और हरियाणा की प्राची लोहान ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं सेबर इंडिविजुअल इवेंट के बालक वर्ग में मणिपुर के मोराबा ने स्वर्ण पदक, तमिलनाडु के अरलीन ने रजत पदक, हरियाणा के अभिषेक और राजस्थान के सुमित यादव ने कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। मलेशिया में चल रहे 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बैडमिंटन के पुरुष एकल में अभिनव ने रजत पदक जीता। वहीं प्रतियोगिता का कांस्य पदक पीयूष के नाम रहा। इसके अलावा महिला एकल में जर्लिन ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि मिश्रित वर्ग में अभिनव और जर्लिन की जोड़ी ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स के एथलेटिक्स में सुल्तान ने ट्रिपल जंप में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा जसपाल सिंह ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शॉट पुट में रजत पदक जीता। और आइए अब जानते हैं फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। अंदाज हमारा रहेगा फटाफट। साउथ स्टार नागा चैतन्य और शोभिता धूलीपाला शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में साउथ इंडियन स्टाइल में शादी रचाई। नागा चैतन्य और शोभिता धूलीपाला की शादी में महेश बाबू और अल्लू अर्जुन समेत कई सितारे हुए शामिल। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल स्टारर। फिल्म पुष्पा 2 आज सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म 6 भाषाओं में होगी रिलीज। हैदराबाद के संध्या थिएटर में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना ने पुष्पा 2 का विशेष प्रीमियर देखा। फिल्म के विशेष प्रीमियर के साथ इसे सार्वजनिक रूप से भी दिखाया गया। फिल्म पुष्पा 2 ने अब तक 285 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कलेक्शन कर लिया है। साथ ही फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग की ओर भी बढ़ रही है। पुष्पा 2 में श्रीवल्ली का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने सेट पर बिताए पलों को साझा किया और अल्लू अर्जुन सुकुमार के साथ काम करने का अनुभव भी बताया। सोनी पिक्चर्स ने शक्तिमान के लिए रणवीर सिंह को मुख्य किरदार के रूप में चुना है और बेसिल जोसेफ को निर्देशक के रूप में शामिल किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के शूटिंग सेट पर एक अनजान व्यक्ति घुसा। पूछताछ करने पर शख्स ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर धमकाने की कोशिश की। आज विश्व मृदा दिवस है, यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे। लोगों में मिट्टी के महत्व और सतत प्रबंधन को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। आज के दिन का उद्देश्य स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना, साथ ही मृदा संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन की वकालत करना भी है। आइए जानते हैं मिट्टी की उर्वरता को कैसे बरकरार रखा जाए और केंद्र सरकार इसके लिए क्या योजनाएं चला रही है। पेश है डीडी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मिट्टी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह हमें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है जो खाद्य पदार्थों के विकास के आधार हैं। मिट्टी के मानक और गुणवत्ता को स्वस्थ बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों में मिट्टी के महत्व और साथ ही सतत प्रबंधन को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी।
इससे पहले इस दिवस को मनाने की मांग 2002 में उठी थी। मृदा की देखभाल, माप, निगरानी, प्रबंधन की थीम के साथ इस वर्ष भी विश्व मृदा दिवस का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एनवायरनमेंट है वहाँ तक ये इफेक्ट करता है, तो इसके बारे में जागरूक और हम विश्व मृदा दिवस के ऊपर इसके बारे में किसानों को जागरूक करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा इमोशनल अपील भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उपकार फिल्म आई थी, उसके अंदर एक गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो कहने का मतलब यदि ज़मीन स्वस्थ है तो सोना और मोती और ये सारा उसी का पार्ट है, क्योंकि स्वास्थ्य है सबसे बड़ी चीज़ है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी, ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल, फसल अवशेषों को पूरी तरह से हटाना और उचित फसल प्रणाली का अभाव कुछ ऐसे कारण हैं जो मिट्टी की उर्वरता को कम करते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसमें 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएम परिणाम योजना खास हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में किसान को उनकी मिट्टी की स्थिति की जानकारी दी जाती है। इस कार्ड के जरिए किसान अपनी जमीन में पोषक तत्वों की कमी को जान पाते हैं, ताकि इसे पूरा करके वो अपनी उपज बढ़ा सकें। अगस्त 2024 तक देश भर में लगभग 24 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार सल्फर कोटेड और नीम कोटेड यूरिया के इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। नीम कोटेड यूरिया में नीम के तेल का लेप होता है जो पौधों को कीटों से बचाता है। नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की लागत कम होती है और किसानों की आय बढ़ती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। ये वार्षिक आयोजन मिट्टी, पौधों, जानवरों और मनुष्यों के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाता है और इस अमूल्य संसाधन को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। ठंड के बढ़ने के साथ ही साइबेरियन मेहमानों ने राजस्थान के फलौदी में दस्तक दे दी है। हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय कर प्रवासी पक्षी कुर्जा एक बार फिर फलौदी के खीचन गांव पहुंच गई है। खास बात यह है कि साइबेरिया से यहां तक का हजारों किलोमीटर लंबा सफर तय करने वाले ये पक्षी ना तो अपनी राह भटकते हैं और ना ही इनके यहां पहुंचने का समय गड़बड़ाता है। सात समंदर पार से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर साइबेरियन पक्षियों ने फलौदी जिले के खीचन गांव में डेरा डालना शुरू कर दिया है। विदेशी मेहमानों के आगमन ने ग्रामीणों को खुश कर दिया है। शीतकालीन प्रवास पर अब तक 15,000 कुर्जा खीचन पहुंच चुकी हैं। इस बार बारिश अच्छी हुई है, लिहाजा 35,000 से 40,000 तक प्रवासी पक्षी कुर्जा के आने की संभावना है। मोसाइल क्रेन है जो मंगोलिया से अगस्त एंड में सितंबर फर्स्ट वीक में आती है और मार्च एंड में ये वापस जाती है। इनकी दिनचर्या के बारे में बता रहा हूँ। सुबह आने का टाइम है 6:30, 7:30 में ये खाना खाएगी पक्षी चुगाकर जो आबादी के बीच में बना हुआ है, और 10:30 में वहाँ से उड़ान कर आएगी विजय सागर, रात्रि नाडी और नेबली नाडी। 3 पॉइंट के ऊपर दिन भर बैठती है। खाने में सबसे पहला है जवार, चूना मिक्सिंग पत्थर और सॉल्ट। ये खाने में जितनी बार भी मर्द बर्ड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने पोस्टमार्टम करवाया जब ये चीज़ें पाई है। कुर्जा यहाँ के परिवेश में इतना घुल मिल गए हैं कि इन पर कई लोकगीत बन चुके हैं। वहीं इनको देखने के लिए विदेशी पर्यटक एवं देसी पर्यटकों का खीचन गांव में तांता लगा रहता है। पर्यटक यहाँ के दृश्य को अपने मोबाइल फोन और कैमरों में कैद कर लेते हैं। ये मंगोलिया से 6000 किलोमीटर दूर से प्रवास शुरुआत करके यहाँ के अपना एंड करती है। शीतकालीन के अंदर अपनी प्रजनन करने के लिए इंडिया आती है। ये 6 महीने यहाँ पर रुकती है। ज़्यादातर ये खीचन फलौदी के बेल्ट में ज़्यादातर रहती है। कुछ जैसलमेर ज़िले के तालाब जो आसपास वहाँ पर ये ज़्यादा पड़ाव करती है। 6 महीने के बाद जैसे जैसे सर्दियाँ डाउन हो गई उसके बाद ये अपना पड़ाव वापस ये मंगोलिया की ओर उड़ान भरेगी। मजे की बात है कि साइबेरिया से लेकर फलौदी तक के लंबे सफर में ये पक्षी कभी भी अपनी राह नहीं भटकते। कुर्जा साइबेरिया के मौसम में शुरू होने वाले बदलाव को पहले से भांप लेती है। हजारों की तादाद में भारत में अपने ठिकानों की तरफ उड़ान भरना शुरू कर देती है। बिना किसी जीपीएस की मदद के ये पक्षी करीब 6000 से अधिक किलोमीटर का सफर तय कर फलौदी के खीचन गाँव पहुँच जाती है। इम्पोर्टेंट बात यह लगी कि इसके चारों तरफ जाली है, इसमें कोई तरह का शिकारी नहीं आ सकता है अंदर।
कुत्ता है, कोई जो मांसाहारी जीव जंतु है वो इसमें नहीं आता है। तो ये एकदम व्यवस्थित सुरक्षित मत है। ये पक्षी साइबेरिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया से प्रतिवर्ष शीतकालीन प्रवास पर आती हैं। जब सर्दी खत्म होने लगती है और गर्मी के दस्तक देते ही मार्च में वतन वापसी के लिए उड़ान भरती हैं। फिलहाल इन दिनों विदेशी मेहमानों के कलरव से इलाका गुंजायमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और आइए अब जानते हैं आपके शहर का मौसम का हाल। जानते हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान। नौसेना दिवस था। देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना का कोई जवाब नहीं है। उनके वीरतापूर्ण प्रदर्शन और बलिदानों का सम्मान करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। केरल में कल बड़ी शान से नौसेना दिवस मनाया गया। नया सवेरा में वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। आपका दिन मंगल में हो। यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने ध्यान जरूर रखिएगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।